620 मील का एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दुनिया के लिए बेहद जरूरी होने के बावजूद कोई वहां जाना नहीं चाहता, जहां मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस शिप भी चुटकियों में तबाह हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो आपको बताते चलें, हम बात कर रहे हैं ड्रेक पैसेज की, जिसकी वजह से पनामा कैनाल को बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पनामा कैनाल को तो इसलिए बनाया गया था ताकि यूएसए के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट को छोटे रास्ते से साउथ अमेरिका एंड बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। जी हाँ, वह बात भी सही है, मगर पनामा कैनाल बनाने की सबसे बड़ी वजह ड्रैक पैसेज भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सभी देश इस एरिया को अवॉइड करके अपना ट्रेड कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन आखिर वह क्या वजह है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ से गुजरना नहीं चाहता था। इनफैक्ट आज भी बड़े से बड़े धुरंधर यहाँ जाने से कतराते हैं। पूरी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कोई भी शिप यहाँ से क्यों गुजरना नहीं चाहता, यह जानने से पहले आपको ड्रेक पैसेज की लोकेशन का पता होना चाहिए। असल में ड्रेक पैसेज एक वाटर बॉडी है जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न, चिली, अर्जेंटीना और एंटार्क्टिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के बीच है। असल में एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच यह 620 मील की जगह है, जहां पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन आकर आपस में मिलते हैं, और इस जगह को कहा जाता है ड्रेक पैसेज। वैसे आपने कभी सोचा है कि इसे ड्रेक पैसेज ही क्यों कहा जाता है? वेल, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो जुड़ी हुई है यहाँ से गुजरने वाले पहले जीवित इंसान के साथ। वो भी बताएंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। असल में इसका जवाब जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों से गुजरना पड़ेगा। तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं आज से 500 साल पहले। और यह बात है 15वीं सदी की, जब पूरी दुनिया में एक समुद्री लुटेरे का कहर छाया हुआ था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक पूरे अटलांटिक महासागर में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। ये वही समय था जब स्पेन और ब्रिटेन अपने एक्सपेंशन कर रहे थे। ये दोनों देश पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लेना चाहते थे, और फ्रांसिस ड्रेक इन्हीं में से एक देश का ऐसा मोहरा था जो उस देश का विस्तार करने में मदद कर रहा था। असल में फ्रांसिस ड्रेक कोई छोटा मोटा लुटेरा नहीं था। इसके पीछे ब्रिटेन की सरकार का हाथ था और इससे ब्रिटेन की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी। तभी तो ड्रेक अफ्रीका के शहरों पर अटैक करके उन्हें लूटता था और फिर ब्रिटेन उन पर कब्जा कर लेता था। साथ ही फ्रांसिस ड्रेक अपने लूटे हुए शहरों के लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले जाता था ताकि वे कारखानों में काम कर सके। इस वजह से ब्रिटिश अंपायर फ्रांसिस ड्रेक से बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे इस दौर में अफ्रीका पर तो ब्रिटेन का राज शुरू हो गया था, मगर साउथ अमेरिका पर स्पेन की हुकूमत मौजूद थी। लेकिन ब्रिटेन साउथ अमेरिका पर भी कब्जा करना चाहता था, इसलिए स्पेनिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए ब्रिटेन ने फ्रांसिस ड्रेक को साउथ अमेरिका की तरफ रवाना कर दिया ताकि फ्रांसिस ड्रेक साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न कोस्ट लाइन पर मौजूद शहरों को लूटकर वहां से स्पेनिश साम्राज्य को नष्ट कर दे। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से गुजरकर साउथ अमेरिका की वेस्ट लाइन पर मौजूद टाउन एंड सिटीज को ब्रिटिश अंपायर में शामिल कर सके। असल में ब्रिटिश अंपायर ने फ्रांसिस ड्रेक को एक ऑफर दिया था कि तुम जितने शहरों को लूटना चाहो लूट सकते हो, तुम्हें हमारी फुल सपोर्ट रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश अंपायर का पर्पस तो साउथ अमेरिका की सारी कोस्ट लाइन पर कंट्रोल करने का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्रांसिस ड्रेक दिसंबर 1577 को 200 लोगों के साथ 5 बड़े समुद्री जहाज में सवार होकर अपने इस सफर पर निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि आज तक उसने जितनी भी डकैती की हैं, ये भी उन्हीं की तरह आसान होने वाली है, मगर वो जानता नहीं था कि उसका सामना सीधे मौत से होगा। एक्चुअल में ड्रेक और उसके जहाज अर्जेंटीना तक पहुंचे ही थे कि उसके अपने लोगों में फूट पड़ गई, जिसकी वजह से फ्रांसिस ड्रेक ने फूट डालने वाले 40 लोगों को अर्जेंटीना में फांसी पर लटका दिया। साथ ही ड्रेक ने अपनी 2 शिप को वहीं छोड़ दिया। अब 3 शिप के साथ ड्रेक अपने सफर पर निकल पड़ा। वह पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि अचानक से तेज बारिश और तूफान आने लगे, जिसकी वजह से ड्रेक के तीनों जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए और बाकी के 2 शिप के लोगों ने समझा कि फ्रांसिस ड्रेक इस तूफान में मर गया होगा। ये सोचकर एक शिप पर मौजूद लोग वापस इंग्लैंड लौट गए और इनमें से दूसरा शिप बिछड़कर ड्रेक पैसेज में आ गया। असल में फ्रांसिस ड्रेक भी उसी के पीछे था। जैसे ही वह ड्रेक पैसेज में पहुंचा तो पहली वाली शिप अचानक से वहां से गायब हो गई। फ्रांसिस ड्रेक इस पैसेज में भयंकर समुद्री लहरों को देखकर समझ गया कि आगे जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान ना तो कोई मैप होता था और ना ही किसी को पता था कि आगे क्या होगा। इनफैक्ट उस समय तक लोगों का मानना था कि इस पैसेज के बाद कोई दूसरी दुनिया मौजूद है।
इसलिए ड्रेक ने अपनी शिप को वापस मोड़ लिया और दोबारा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ते हुए इन्हें लूटकर वह सैन फ्रांसिस्को जाकर उतरा। लेकिन वो फ्रांसिस ड्रेक, जिसका कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ था, वह वापस कभी ब्रिटेन नहीं जा पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बुरी तरह से डर गया था कि कहीं वापस जाते हुए वह फिर से ड्रैक पैसेज में ना फंस जाए। उसे लग रहा था कि अगर वह गलती से इस एरिया में फंस गया तो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वैसे हम आपको बताते चले कि फ्रांसिस ड्रेक इस एरिया से गुजरने वाला पहला जिंदा इंसान था, इसलिए इस एरिया का नाम फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर ड्रेक पैसेज रखा गया। एक्चुअल में फ्रांसिस ड्रेक इतना ज्यादा डर गया था कि वो कहने लगा कि इस ड्रेक के उस पार कोई दूसरी दुनिया है जहाँ शायद अलग ही लोग रहते होंगे। वैसे हम आपको बताते चले कि ड्रेक जिसे दूसरी दुनिया बता रहा था, असल में वो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट था, जहां तब तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था। हालांकि हजारों साल से लोगों का मानना था कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्टिनेंट तो जरूर होगा। अगर बात करें एंशिएंट ग्रीक की तो वे इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा कहते थे, क्योंकि किसी ने भी कभी इसे अपनी आंख से नहीं देखा था। ड्रेक वाले हादसे के बाद में कई डिकेड तक किसी ने इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन कुक इस दक्षिण कॉन्टिनेंट की खोज में निकल पड़ा। उसने अटलांटिक महासागर को पार किया और वह सदर्न ओशन में घुस गया। हालांकि वो भी इस सदर्न महाद्वीप को तो नहीं ढूंढ पाया, मगर अफसोस वापस लौटते हुए उसकी शिप ड्रैक पैसेज में फंस गई, जहां से वह मुश्किल से मरते मरते बचा। इस हादसे के बाद कैप्टन कुक भी फ्रांसिस ड्रेक की तरफ बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए तो दोबारा उसने कभी इस ओशन में आने की हिम्मत नहीं की। जबकि 1769 तक जेम्स कुक को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था और इन्होंने ही न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था। यहाँ से जाने के बाद कैप्टन कुक ने अपने जर्नल में लिखा था कि दक्षिणी कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का रिस्क इतना ज्यादा है कि जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ शायद ही कोई वहां तक भी पहुंच पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डाकू और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोरर ड्रैक पैसेज से बुरी तरह से डर गए थे। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा यहाँ था क्या जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बोल्ड एंड फियरलेस लोग डर से कांपने लगे थे। अब ऐसा तो नहीं है कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर ओशन आपस में मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां समुद्र आपस में मिलते हैं, तो फिर यहीं पर ऐसा क्यों हो रहा था? वेल, इसके पीछे हॉट एंड कोल्ड वाटर रिस्पॉन्सिबल था। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैक पैसेज असल में वो पॉइंट है जहां पर ठंडा अटलांटिक ओशन और गर्म पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। जब ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता है तो पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकेंड हो जाता है। इस फ्लो का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर अमेजोन रिवर है, जबकि इसका फ्लो ड्रैक पैसेज से 600 गुना कम है। अब आप समझ सकते हो कि इस पैसेज में फ्लो कितना ज्यादा रहता होगा। यहाँ पर पानी की लहरें 60 से 80 फीट तक पहुँच जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज को डुबाने के लिए काफी है। साथ ही गर्म और ठंडे पानी के मिलने से इस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में साइक्लोन भी आते हैं। इसके अलावा ये पैसेज दुनिया के रिमोट एरिया में से एक है। इसके नीचे एंटार्क्टिका है जहाँ कोई नहीं रहता और ऊपर खतरनाक समंदर है। इसलिए अगर यहाँ पर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो आपको बचाने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी तो 17वीं सदी में ही कैप्टन कुक ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि दक्षिणी कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। लेकिन इंसान नहीं माने, और यह तो इंसान की फितरत है कि जिस चीज की मना की जाती है वह तो सबसे पहले करने को उतावले होते हैं। तभी तो 20वीं सदी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज होने लगी। एक्चुअल में यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के हर कोने तक अपनी कॉलोनी पहुंचा चुके थे। अब उनकी नजर उस कॉन्टिनेंट पर थी जो आज भी अनटच्ड था। उन्हें लग रहा था वहां बहुत बड़ा खजाना होगा और वहां जिस देश का अधिकार होगा वह मालामाल हो जाएगा। इसलिए अब हर किसी की नजर दक्षिणी महाद्वीप पर थी, क्योंकि हर कोई इसे सबसे पहले डिस्कवर करके कब्जे में लेने वाला बनना चाहता था। इस रेस में ब्रिटिशर्स सबसे आगे थे। तभी तो 1914 ईस्वी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एंटार्क्टिका की खोज करने की ठानी। वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ने लगा, मगर तभी उसका सामना ड्रेक पैसेज से हुआ। इस पैसेज ने उसे भी नहीं बख्शा और उसके जहाज को घुमाते हुए अटलांटिक की बर्फ में पटक दिया, जिसकी वजह से उसका जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसे अपने कुछ साथियों को अटलांटिक की बर्फ पर उतारकर अपने 5 साथियों के साथ लाइफ बोट पर बैठकर कहीं हेल्प के लिए जाना पड़ा। वो लाइफ बोट के सहारे किसी आइलैंड की तलाश में निकला था ताकि उनसे हेल्प ले सके, मगर 1 महीना समुद्र में भटकने के बाद अर्नेस्ट को एक आइलैंड मिला। वैसे तो उसने यहाँ से मदद लेकर अपने सभी साथियों को बचा लिया और उसमें किसी की जान नहीं गई, मगर इस एक्सप्लोरर का कहना था कि इस 1 महीने में उसने जो कुछ भी फील किया वह उसकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। हालांकि अगले 3 महीने में 3 अटेम्प्ट करके उसके बाकी के साथियों को भी बचा लिया गया। साथ ही अर्नेस्ट का भी यही कहना था कि एंटार्क्टिका में जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर फिर भी इंसान नहीं माने
और इसी तरह अप्रैल 2012 में एक ब्राजील का बिजनेसमैन अपनी लग्जरियस शिप पर 4 लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए ड्रैक पैसेज जा पहुंचा और फिर वही हुआ जिसके लिए ये पैसेज इनफेमस है। समुद्री लहरों ने इनके शिप को उठाकर एंटार्क्टिका की बर्फ में फेंक दिया, लेकिन बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शिप का रेडियो काम कर रहा था, इसलिए तुरंत चिली को रेस्क्यू अपील भेजी गई। लेकिन यह पैसेज कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि रेस्क्यू अपील मिलने के बाद भी रेस्क्यू टीम को आने में 4 दिन लग गए, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था। फिर बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया गया। तो इस तरह आप देख ही सकते हो कि ड्रैक पैसेज वह पॉइंट है जहाँ पर ना तो पहले कोई गुजरना चाहता था और ना ही अब आसानी से कोई यहाँ से गुजर सकता है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में भी यहाँ कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जब समुद्री जहाजों को यहाँ मुसीबत का सामना करना पड़ा था। इसलिए लोग इस पैसेज के लंबे और खुले रास्ते को छोड़कर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के पतले रास्ते से गुजरना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में भी मौसम काफी खतरनाक होता है, लेकिन यह ड्रैक पैसेज से तो कम ही होता है, इसलिए लोग यहाँ से जाते हैं। वैसे हम आपको बताते चलें, पनामा कैनाल के आने से पहले सारा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से ही होता था। फिर पनामा कैनाल के बाद से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का रूट लगभग वीरान हो गया, लेकिन पनामा कैनाल अब खतरे में आ चुकी है, इसलिए एक बार फिर लोगों को ड्रैक पैसेज से गुजरने का खतरा उठाना पड़ेगा और एक बार फिर ड्रैक पैसेज और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन में समुद्री जहाज की भीड़ देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि वह कोई ऐसी तकनीकी बना सकेगा जिससे इस पैसेज के खतरों को कम किया जा सके? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।